नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो हो जाएगा श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र को अपन इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, SYSTEM। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, श्वसन तंत्र है क्या चीज़ या श्वसन तंत्र किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों, अपन जो श्वास लेते हैं तो वो अपन क्या करते हैं, मुख और नाक से दोनों से लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपन कहें कि नाक से लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ से अपन देखिए, सबसे पहले जो नाक, और सबसे पहले अपन बात करते हैं हवा। क्या हो जाएगी? हवा। और हवा को अपने नाक द्वारा जो अंदर ले जाते हैं, फिर हो जाएगा नाक। ठीक है। फिर नाक के बाद में दोस्तों क्या हो जाएगा? नाक के बाद में हो जाएगा श्वसन नली। क्या हो जाएगी? श्वसन नली। नाक के बाद हो जाएगी श्वसन नली। ठीक है। और श्वसन नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, या विज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, श्वास नली को किस नाम से जानते हैं? ट्रेकिया क्या है? एक श्वास नली है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर श्वसन नली के बाद में आगे जो हवा पहुंचती है वो कहाँ पहुंचती है? वो पहुंचती है फेफड़ों में। कहाँ पहुंचती है? फेफड़ों। और फेफड़ों से और जो ये हवा है अपने ब्लड में पहुंच जाती है, या अपने फेफड़ों से क्या होता है कि फेफड़ों में हवा पहुंचती है। फिर ऑक्सीजन क्या करता है जी? ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर, हर शरीर की हर कोशिका तक पहुंचा देता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो श्वसन होता है तो श्वसन में आपको याद रखना ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। वो किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करती है वो देखिए। तो ये हो जाएगा C6H12O6। ठीक है। फिर प्लस 6H6O2 हो जाएगा। ठीक है। और जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ये श्वसन है दोस्तों, इसमें क्या ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो वो विखंडन किस प्रकार से होता है वो देखिए। और इसके विखंडन से क्या बनता है? तो इसके विखंडन से दोस्तों क्या होता है कि 6 अणु तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 अणु हो जाएगा जल के, और इसके अलावा क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब अपने शरीर में जो कोशिका का जो ईंधन होता है, और कोशिका का ईंधन बोलते हैं अपन ग्लूकोज को। ठीक है। और ये किसका अणुसूत्र? ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है। और श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का टूटता है, या ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। और इससे किसका निर्माण होता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, एक जल का निर्माण होता है, और किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होता है? वो बाहर निकल जाती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वो क्या अपने फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक है। और जल अपने शरीर में काम आता है। फिर ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? तो मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में दोस्तों बताया था कि जो ऊर्जा का जो संचय होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का संचय होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर, या कोशिका का शक्ति ग्रह, या कोशिका का पावर केंद्र, या कोशिका का श्वसन केंद्र कहते हैं, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। और ऊर्जा किस रूप में होती है? तो आपको याद रखना एटीपी के रूप में। किस रूप में होती है दोस्तों? एटीपी के रूप में। और एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि अपन जो सांस लेते हैं वो हवा जो है अपने जो नाक के द्वारा अंदर पहुंचती है, फिर श्वास नली से फिर फेफड़ों में, और फेफड़ों में जाने के बाद में क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, या ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपने शरीर की हर कोशिका तक पहुंचा देता है। और इसी श्वसन के अंदर एक क्रिया होती है जिसको अपन श्वसन भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज के टूटने के बाद में
आपको याद रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है, और क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और ऊर्जा किस रूप में बनती है, तो वो दोस्तों आपको याद रखना एटीपी के रूप में। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको डायग्राम के द्वारा ये पूरा श्वसन तंत्र समझा रहा हूँ, पूरा श्वसन तंत्र डायग्राम के द्वारा अच्छी तरह से आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन देख लेते हैं बाह्य नासा छिद्र। इसको एक बार अपन सबसे पहले हो जाएगा बाह्य, सबसे पहले हो जाएगा बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र मतलब अपना ये जो नथुना, सबसे पहले क्या हो जाए, बाह्य नासा छिद्र। और फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से आता है नासा कक्ष, नासा कक्ष, ठीक है। और नासा कक्ष के अंतर्गत आप याद रखना दोस्तों, नासा कक्ष में क्या होती है, श्लेष्मा झिल्ली भी होती है, और इसमें क्या होती है, बाड़ भी होते हैं। तो ये जो नासा कक्ष होता है ना, इस नासा कक्ष में आप याद रखना, एक तो श्लेष्मा झिल्ली होती है, ठीक है, श्लेष्मा ग्रंथि कह दीजिए, श्लेष्मा ग्रंथि होती है। और इसके अलावा ये क्या होता है, बाल होते हैं। जो धूल के जो कण है ना, जब अपन श्वसन करते हैं, जब सांस लेते हैं, जो हवा में जो धूल के कण है वो अंदर न पहुंच पाए, और इसमें क्या होता है, ये बाल होते हैं, या ये जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है, ये जो धूल के कण ये नासा कक्ष के अंदर ही रोक लेते हैं, ठीक है। नासा कक्ष के बाद में हो जाएगा दोस्तों ग्रसनी, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रसनी। और ग्रसनी के बारे में दोस्तों आप याद रखना, ये ग्रास नाल, अपन कह दीजिए भोजन नाल, और ये श्वास नाल का एक कॉमन अंग है। ये क्या है, कॉमन अंग है, ठीक है। और ये ग्रसनी ही निर्धारण करती है कि भोजन श्वास नाल में न जाकर ग्रास नाल में जाएं, और हवा भोजन नाल में न जाकर श्वास नाल में जाएं। इसका निर्धारण कौन करती है, इसका निर्धारण करती है दोस्तों ग्रसनी। कौन करती है, ग्रसनी, क्योंकि ये भोजन नाल और ग्रास नाल और श्वसन नाल का एक कॉमन अंग है, ठीक है। फिर ग्रसनी के बाद में दोस्तों ये अपन देख लेते हैं कि ये हो जाएगी श्वास नली हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, श्वास नली। इसको अपन कह दीजिएंगे श्वास नली। और श्वास नली को विज्ञान की भाषा में कहते हैं दोस्तों ट्रेकिया। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, श्वास नली को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, याद आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसका जो ये गैट है, इसका जो मुख है, इसे अपन कहते हैं ग्लोटिस। इसे अपन किस नाम जानते हैं, इसे अपन ग्लोटिस के नाम से जानते हैं। इसे अपन किस नाम जानते हैं, ग्लोटिस के नाम से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या होता है, एक ढक्कनुमा संरचना होती है। यहाँ क्या होता है, एक ढक्कनुमा कुपीनुमा एक संरचना होती है। मतलब इस श्वास नली और आहार नाल का जो ढक्कन होता है, ठीक है, और इस जो ढक्कन होता है, इस ढक्कन को अपन क्या कहते हैं, इस ढक्कन को अपन कहते हैं एपिग्लोटिस। इसे अपन क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। और ये एपिग्लोटिस दोस्तों क्या होता है कि जब अपन भोजन निगलते हैं तो ये श्वास नाल को बंद कर देता है ताकि भोजन श्वास नाल में न जाए। जब अपन श्वसन लेते हैं या सांस लेते हैं, सांस आहार नाल में न जाए या भोजन नाल में न जाए, तो इसका निर्धारण ये एपिग्लोटिस करता है। ये ढक्कनुमा संरचना होती है। और इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन अपने शरीर का यातायात पुलिसकर्मी भी कहते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पुलिसकर्मी होता है, जो ट्रैफिक पुलिस होता है, वो क्या करता है कि जो व्हीकल होते हैं, जो साधन होते हैं, उनको जो एक तरफ मतलब उनको निर्देश देता है, इसी प्रकार से किस तरफ जाना उनको निर्देश, इसी प्रकार से ये एपिग्लोटिस भी क्या करता है, ये भोजन नाल को जो भोजन और हवा को ये क्या करता है, निर्देश देता है। भोजन को ये भोजन नाल में प्रवेश करवाता है, ठीक है, और ये श्वास नाल को बंद कर देता है। इसी प्रकार से, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, अपने शरीर का यातायात पुलिसकर्मी कहते हैं। अपने शरीर का यातायात पुलिसकर्मी के नाम से जानते हैं। और किसे कहते हैं तो आपको याद रखना, एपिग्लोटिस के नाम से, एपिग्लोटिस को कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से आप देखिए कि इसके अलावा ये सांस लें, इसके अलावा आपको याद रखना कि इसमें यहाँ ये होता नहीं, ये बात यहाँ का होता है, अपन बोलते हैं कंठ। क्या होता है, कंठ।
और मनुष्य में जो ध्वनि उत्पाद अंग होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ जो ध्वनि निकल रही है, ये ध्वनि उत्पाद जो अंग होता है कंठ में, जो ध्वनि बॉक्स होता है, जो साउंड बॉक्स होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं दोस्तों लैरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। तो आपसे पूछ ले जाए कि मनुष्य में ध्वनि उत्पाद अंग का क्या नाम है, तो लैरिंग्स हो जाएगा। ये कंठ में होता है, जैसे अपन ध्वनि निकलती है उसको अपन बोलते हैं लैरिंग्स। इसके अलावा दोस्तों जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में और ध्वनि उत्पाद अंग कौन सा होता है? जो पक्षियों जो चहचहाट करते हैं, पक्षियों में जो ध्वनि उत्पाद अंग है, तो पक्षियों में जो ध्वनि उत्पाद अंग कौन सा होता है? तो वो आपको याद रखना, वो हो जाएगा सीरिंग्स। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सीरिंग्स। सीरिंग्स तो होता है पक्षियों में, और मानव में जो ध्वनि उत्पाद अंग होता है वो क्या होता है? लैरिंग्स से होता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो श्वास नली है ना, तो ये क्या होता है? ये सी आकार के इसमें छल्ले पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। पूरी जो श्वास नली है इसमें और सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। और जो ये श्वास नली को पिचकने नहीं देता है, जो श्वास नली ना इसको पिचकने नहीं देता है, ये छल्ले पाए जाते हैं। श्वास नली के अंदर अपने छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है। और ये श्वास नली को पिचकने नहीं देते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये श्वास नली यहाँ से दो भागों में बंट जाती है। ये श्वास नली यहाँ से कितने भागों में बंट जाती है? दो भागों में बंट जाती है। यहाँ से श्वास नली दो भागों में बंट जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी। इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में अपन कहते हैं ब्रोंकाई, या विज्ञान की भाषा में अपन क्या कहते हैं? इसे ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये दो भागों में बंट गई। फिर ये भी क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना, ये भी दो भागों में बंट जाएगी। ये भी क्या होता है? ये भी दो भागों में बंट जाएगी। तो इसको भी आपको याद रखना। और ये भी क्या है? दो भागों में बंट जाएगी। ये भी क्या है? दो भागों में बंट जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? ये तो हो गया श्वास नली, और ये हो गई श्वसनी, और यहाँ से दो भागों में बंट गई, इसको अपन बोलते हैं श्वसनिकाएँ। ये क्या हो जाएगी? श्वसनिकाएँ हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ से क्या होता है दोस्तों, इसको भी अपन बांटते हैं, इसको भी, इसको दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। यहाँ से क्या होता है? छोटी छोटी नलिकाओं में ये बंट जाती है। ठीक है। और यहाँ से तो आपको याद रखना, ये छोटी छोटी ये नलिकाओं में, ये छोटी छोटी नलिकाओं में ये बंट जाती है। और यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा, इस प्रकार से। और इसके आगे देखो, ये कुपीनुमा संरचना होती है। ये देखो, ये छल्ले, ये थैलीनुमा जो संरचना होती है। ठीक है। इसको अपन वायु कुपिकाएँ बोलते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? वायु कुपिकाएँ। इनको अपन क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना, इनको अपन वायु कुपिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कुपिकाएँ। और इनकी दोस्तों आपको याद रखना, अपने जो फेफड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या लगभग करोड़ों की संख्या में वायु कुपिकाएँ क्या होती है? संख्या होती है। इस प्रकार से तो आपको याद रखना, ये अपना फेफड़ा बन जाता है। ठीक है नहीं? इस प्रकार से अपना पूरा फेफड़ा बन जाता है। ये वायु कुपिकाएँ करोड़ों की संख्या में होती है। और वायु कुपिकाओं को अपन क्या कहते हैं? अपन जो श्वसन होता है ना, अपना श्वसन, अपन श्वसन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अपन कोशिका की, जैसे अपन कहते हैं ना कोशिका की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आपको याद रखना, ये वायु कुपिकाएँ और श्वसन की क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी संख्या होती है करोड़ों में होती है। इस प्रकार से दोस्तों अपना श्वसन तंत्र होता है। ये आपको थोड़ा डायग्राम के द्वारा मैंने समझा दिया किस प्रकार से होता है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं, या अपन देखते हैं कि अपन ऑक्सीजन गैस तो ऑक्सीजन तो लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। दोस्तों अपन जब लेते हैं ना, तब ऑक्सीजन भी लेते हैं, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑर्गन भी लेते हैं, और बाहर छोड़ते हैं, तब ये चारों गैस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। अब देखिए कि अपन श्वसन के अंदर जब अंदर गैस लेते हैं, उनका अनुपात कितना होता है, और बाहर छोड़ते हैं, इन गैसों का अनुपात किस प्रकार से होता है? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78%। अंदर अपन 78% नाइट्रोजन लेते हैं, हवा के साथ 78% किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है। फिर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। कितनी होती है? 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो होती है 0.03%।
ठीक है। फिर आर्गन की मात्रा कितनी होती है और 0.93% है। जब हवा अपन अंदर लेते हैं, जब गैस अपन अंदर लेते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन तो जाता है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.3% और आर्गन की मात्रा कितनी होती है 0.93%, क्योंकि इनका वायु के अनुपात भी इतना होता है। ये आपको ऐसा कैसा याद रह जाएगा। ठीक है। अब अपन वायु अंदर लेने के बाद में अपन श्वास बाहर छोड़ते हैं, उनमें गैसों का अनुपात क्या क्या अनुपात होता है। तो उनमें आप देखिए, इनमें जो नाइट्रोजन की मात्रा ना, नाइट्रोजन की मात्रा सेम 78% रह जाएगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन दोस्तों शोषण योग्य गैस नहीं है। इनका अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन अपन क्या प्रोटीन युक्त भोजन से अपन नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, शोषण के द्वारा अपन नाइट्रोजन नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 17%, क्योंकि अंदर से बाहर छोड़ रहे हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 4%। ठीक है। और आर्गन की मात्रा ये सेम रहेगी 0.93%। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा ना, ये पूछा जाता है कि जब अपन श्वास अंदर लेते हैं और उनमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है 21%, जब अपन श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको याद रखना 17%। जब श्वास पर अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%। जब अपन श्वास बाहर छोड़ते हैं तब अपने जो श्वास में और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 4%। यही ज़्यादातर ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये दोस्तों इतना मैं आज आपको डायग्राम के द्वारा बता दिया, और कल मैं आपको श्वसन तंत्र के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा कि श्वसन तंत्र एक दहन क्रिया है, श्वसन तंत्र एक ऑक्सीकरण क्रिया है, श्वसन तंत्र एक अपचायी क्रिया है, कैसे हैं तो वो आपको मैं टोटल डिटेल बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए।